नमस्कार दोस्तों, वाजीराव आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 जनजातियों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को अभी तक जनजातियों का सामान्य परिचय और उनका भौगोलिक वितरण पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, अभी तक जो हमने भौगोलिक वितरण पढ़ा हुआ है वो बहुत ही सामान्य सा भौगोलिक वितरण है, जिसमें क्षेत्र के अनुसार, अंचल के अनुसार हम लोगों ने जनजातियों का वितरण पढ़ा हुआ है। आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इससे भी थोड़े से ज्यादा डीप पूछे गए हैं इस पोर्शन से। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि भिम्मा जनजाति इनमें से कौन से जिलों में निवास करती है। भिम्मा ट्राइब जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में निवास कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में और भी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए भौगोलिक वितरण से संबंधित या ज्योग्राफिकल उनका जो प्लेसेस हैं उससे रिलेटेड। तो इसके लिए मैं ये चाह रहा हूं दोस्तों कि हम पहले एक एक करके सारी ट्राइब्स को पढ़ेंगे आगे चल करके। तो उसमें से मैक्सिमम ट्राइब्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे और फिर जो बची हुई ट्राइब्स रहेंगी उनकी हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे कि ट्राइब, जनजाति और उनके जिले, उनके डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसा। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, मैक्सिमम ट्राइब्स के डिस्ट्रिक्ट जो हैं ऑलरेडी क्लियर हो चुके रहेंगे हमारे, और फिर बची हुई ट्राइब्स के डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग कर लेंगे। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करें, आज हम लोग अगले टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और वो टॉपिक है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जो आपकी यूनिट 10 का अगला टॉपिक है। अपनी कॉपी के अंदर आप लोग इस बात की हेडिंग डाल लीजिएगा, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान देखने वाले हम लोग, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग संविधान को समझ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं। दोस्तों, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आपका सबसे बेसिक और सबसे मूलभूत कानून है जिसके अनुसार हमारे देश में काम होता है। जितने भी कानून आप लोग भारत में बने हुए देख रहे हैं वह सब संविधान के अनुसार ही बनते हैं। संविधान का उल्लंघन करते हुए, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हुए कोई भी कानून नहीं बन सकता है। तो जो कुछ भी हमारे यहाँ पर व्यवस्था चल रही है, चाहे सरकार काम कर रही हो, संसद काम कर रही हो, कोर्ट या न्यायालय काम कर रहा हो, सब हमारे संविधान के अनुसार ही होता है। तो इस संविधान में जनजातियों के संरक्षण से संबंधित, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स, कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं और उन्हीं का अध्ययन आप लोगों को, उन्हीं की स्टडी जो है आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। फिर बात ये उठती है सर कि इनका अध्ययन करना, इनके स्टडी करना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी के लिए क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई जाति रह रही है, जनजाति रह रही है, तो वो अनुसूचित जनजातियां ही हैं। अब उनके लिए आपको जाकर के काम करना है। जब उनके लिए जाकर के आपको काम करना है तो उनके संरक्षण के, उनके प्रोटेक्शन के जो संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनका अध्ययन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार ही आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए ये संवैधानिक प्रावधान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। इस क्लास में हम लोग संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे। तो देखेंगे हम लोग दोस्तों कि हमारे संविधान के अंदर वैसे तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पर इनके प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं जनजाति के गठन संबंधी प्रावधान का, प्रोविजंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब। दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर आप अगर डायरेक्टली देखेंगे, प्रत्यक्षतः अगर हम बात करेंगे, तो जनजातियों की कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि कोई भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति कैसे घोषित किया जा सकता है, इसके विषय में बात बताई गई है। बात को फिर से सुन लीजिएगा। हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जनजातियों की कहीं पर परिभाषा नहीं दी गई है।
उनका गठन कैसे होता है इसके विषय में जरूर प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा कहां पर दी गई है। उस क्वेश्चन के ऑप्शन में किस तरीके के ऑप्शंस आ सकते हैं उस पर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, उसका आंसर कैसे दिया जा सकता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। तो भारतीय संविधान में जनजाति शब्द को कहीं स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है, ये अपने नोट्स में आप लोग ऐड कर लीजिए। कहीं पर भी स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है सर। तो सर अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि आपने इसके पहले बताया हुआ था, अगर वही आर्टिकल आ जाए 366 का पार्ट 25, तो क्या हम उसको सही मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। अभी कैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसा आंसर देना है, ठीक है। हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 366-25 में 366 के पार्ट 25 में अनुसूचित जनजाति के गठन का प्रावधान किया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोविजंस वहां पर किए गए हैं, ठीक है। ये आप लोग आर्टिकल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि 366 के पार्ट 25 में अनुसूचित जनजाति के गठन संबंधी प्रावधान है, ठीक है, कि कोई भी जनजाति कब अनुसूचित जनजाति के रूप में गठित हो जाएगी, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात आती है आर्टिकल 366 के पार्ट 25 की, कि इसमें क्या लिखा हुआ। पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे ऑप्शंस रहेंगे, तो क्या आपको आंसर देना है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। आर्टिकल 366 का पार्ट 25, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार थोड़ा सा रिवीजन ही हो रहा है आप लोगों का, पुरानी क्लासेस में मैंने करवाया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जनजातियों से तात्पर्य या ट्राइब का जो अर्थ है, जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों से है। द ट्राइब्स रिफर टू पार्ट और ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स कम्युनिटीज, जनजातीय समुदायों के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342(1) के अनुसार, आर्टिकल 342(1) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। तो इस आर्टिकल में बस ये बोल दिया गया है कि भैया किसी भी जाति को या समूह को हम अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद के अनुसार पर गठित करते हैं, अनुच्छेद 342(1) के अनुसार पर गठित करते हैं। आर्टिकल 342(1) के अकॉर्डिंग हम उसको गठित करते हैं। तो आर्टिकल 342(1) में क्या कहा गया है ये भी हालांकि आपको पता है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं। आर्टिकल 342(1) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रपति की बात चल रही है, ध्यान रखना है, किसी भी जाति को, किसी भी जनजाति को, किसी भी समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। किससे सलाह लेते हैं, राज्य के राज्यपाल से या केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रमुख है उनसे वो सलाह लेकर के वहां के किसी जाति, जनजाति, समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है, पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी राज्य, स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के राज्यपाल या वहां के राज्य प्रमुख से सलाह लेकर वहां के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर देंगे, ठीक है, वहां के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर देंगे, शेड्यूल ट्राइब घोषित कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित लिख लीजिएगा। फिर हमारा ये जो है इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं कि कैसा सर क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या आंसर देना है। देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जनजाति की परिभाषा कहाँ दी गई है, ट्राइब की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, उसमें केवल आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स लिखे रहे, 366(25), 366(24), 366(23), 366(21), इस तरीके से, तो फिर तो आपको आंसर 366(25) ही देना है, ठीक है।
और अगर ये वहां पर ऑप्शन में लिखा रहे कि कहीं परिभाषा नहीं दी गई है, तो फिर आप क्या आंसर लिखेंगे? कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। क्योंकि स्पष्ट परिभाषा कहीं नहीं दी गई है कि इनको हम अनुसूचित जनजाति मानेंगे। समझ रहे हो आप कि हम इनको अनुसूचित जनजाति कहेंगे, ये विशेषताएं रखने वाले लोगों को हम अनुसूचित जनजाति कहेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। वो कोई भी जाति, कोई भी जनजाति अनुसूचित जनजाति के ग्रुप में गठित कब होगी, इसके विषय में वहां पर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, ऐसा। अब आते हैं हम लोग इसी आर्टिकल के अगले वाले पार्ट के ऊपर, जो हमने पुरानी क्लासेस में नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 342(2) क्या कहता है? आर्टिकल 342(2) क्या कहता है? यह कहता है कि संसद मतलब के पार्लियामेंट कानून बना करके किसी भी जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति में जोड़ सकेगी, अनुसूचित जनजाति से हटा भी सकेगी। पार्लियामेंट बाय द लॉ किसी भी ट्राइब को शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसमें ऐड कर पाएगी और उससे अलग भी कर पाएगी। तो लॉ कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये लिखा हुआ है यहां पर। क्या लिखा हुआ है कि संसद किसी भी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश, पार्लियामेंट किसी भी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश मतलब के यूनियन टेरिटरी के किसी भी जनजातीय समुदाय, किसी भी ट्राइबल ग्रुप अथवा उसके किसी भी अंश को, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी या उसके किसी पार्ट को कानून के द्वारा बाय द लॉ अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा सकती है अथवा उसमें जोड़ भी सकती है। ठीक है, हटा भी सकती है और उसमें जोड़ भी सकती है। ये आर्टिकल 342(2) के अंदर लिखा हुआ है। ध्यान रखना 342(2) में क्या लिखा हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में किसी जनजाति को जोड़ने का कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में संसद के द्वारा, अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में किसी जनजाति को जोड़ने संबंधी कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 342(2) में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और वो है मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रोविजंस। अब यहाँ पर क्या है? मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रोविजंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारा संविधान का जो भाग 3 है, अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान को पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं? अगर आप देखेंगे तो 22 पार्ट्स हैं। हालांकि कुछ किताबों में 25 भी दिया गया है, लेकिन वो 25 किस आधार पर दिया गया है वो बात की बात है। भाग के अंदर भाग जोड़े गए हैं, पार्ट के अंदर पार्ट जोड़े गए, उस बेस पर वो 25 है। ऐसे आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 395 आर्टिकल्स हैं हमारे। जो मेन आर्टिकल्स है वो 395 आर्टिकल्स माने जाते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारा भाग 3 है, हमारा जो पार्ट 3 है, उसके अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अब इस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रोविजंस में कौन कौन से आर्टिकल के अंदर अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस वहां पर हैं। यही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा संविधान का पार्ट 3 है, उसमें आप देखेंगे 12 से लेकर के तो 35 तक आर्टिकल्स हैं। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं हमारे। उसमें से 12 से 35 तक, 12 से 35 तक हमें भाग 3 में मौलिक अधिकार में देखने को मिलते हैं। तो इसके बीच के जो प्रावधान है वहीं पर अनुसूचित जाति से संबंधित, जनजाति से संबंधित, अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं।
है ना, उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो यहां पर देखेंगे अगर हम, तो आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14, उसमें उनके संरक्षण के कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखते हैं क्या किया गया है। यहां पर दोस्तों लिखा गया है, आप घबराइएगा बिल्कुल भी मत, टेंशन भी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बहुत आराम से समझेंगे, चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अनुच्छेद 14 में उनके संरक्षण के क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार के प्रावधान है, उसमें से अनुच्छेद 14 से उनके संरक्षण के, उनके प्रोटेक्शन के प्रावधान चालू हो जाते हैं अनुसूचित जनजाति के। तो 14 में क्या दिया है, 14 में दिया हुआ राज्य। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते हुए चलूंगा तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए समझने में। यहाँ पर राज्य, राज्य का अर्थ जो है सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संस्थान इसके अंदर आते हैं, लेकिन अभी उतना ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, अभी आप इतना ही समझें। राज्य का अर्थ यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनसे जुड़े हुए सभी संस्थानों से है। ठीक है, तो राज्य किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो भारत का नागरिक होगा या भारत का नागरिक नहीं होगा, और वो भारत में निवास कर रहा है। ठीक है, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और ये किस तरीके से अनुसूचित जनजातियों से रिलेट कर रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो क्या आपको समझना है यहां पर आपको देखना है, राज्य का अर्थ क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मुख्यतः किसी व्यक्ति को मतलब क्या हो जाएगा, ये भारत के नागरिक अनागरिक दोनों को संरक्षण देता है, और नागरिक जो भारत में रह रहा है और अनागरिक वो भी भारत में रह रहा होगा तो ही उसको संरक्षण मिलेगा। ठीक है, यह विधि के समक्ष समता की बात करता है और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, और विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, मतलब ये मिलना चाहिए भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को। ये जो दोनों अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, विधि के समक्ष समता वाला अधिकार और विधियों के समान संरक्षण वाला अधिकार, वो भारत में रहने वाले नागरिक को मिलना चाहिए। तो सर ये है क्या, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण है क्या? ठीक है, देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विधि के समक्ष समता की, इक्वलिटी बिफोर लॉ की। ये क्या है भाई, ये मैंने ये बोला कि ये दोनों अधिकार मिलने चाहिए, और राज्य, राज्य अर्थात सरकार ये दोनों अधिकार देगा। इन दोनों अधिकारों से भारत में रहने वाले व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। कौन? राज्य, राज्य अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन दोनों अधिकारों को प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन ये दोनों अधिकारों का अर्थ क्या होता है जिसको हमें राज्य अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार प्रोवाइड करवाने वाला है, वो देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या है ये? कि कानून के सामने व्यक्तियों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार कोई भी कानून बनाती है, सरकार कोई भी लॉ बनाती है, वो उसके समक्ष किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई अमीर है या गरीब है, कोई जनरल कैटेगरी का है या कोई अनुसूचित जनजाति कैटेगरी का है, दोनों ने मान लीजिए किसी का मर्डर किया हुआ है, तो जितनी सजा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मिलेगी उतनी ही सजा जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को भी मिलेगी। मतलब कानून के सामने दोनों बराबर बराबर होंगे, न्यायालय दोनों को बराबर बराबर मानेगा, दोनों को बराबर बराबर सजा देगा, यहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुराने समय में अगर हम देखें, प्राचीन काल में भारत में कुछ इस तरीके की न्याय व्यवस्थाएं थी, जहां पर जो शूद्र था, है ना, जो शूद्र लोग थे उनको ज्यादा सजा दी जाती थी, उनको ज्यादा दंड दिया जाता था। अब मैं ज्यादा विस्तार में बात नहीं करूंगा, ज्यादा उनको दंड दिया जाता था। एक ही क्राइम के लिए अगर देखें तो उनको ज्यादा दंड मिलता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अनुसूचित जनजातियों को स्पेशल संरक्षण दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए, एक ही अपराध जनरल कैटेगरी और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने किया, उसमें अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ज्यादा सजा दी जाए, ऐसा नहीं होगा।
उनके साथ किसी भी आधार पर यहां पर भेदभाव नहीं होगा कानून के सामने। ठीक है, चलिए, तो कानून के सामने व्यक्तियों के मध्य कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वह जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वह शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी का हो, दोनों को बराबर बराबर माना जाएगा दंड देते समय, दोनों को बराबर बराबर माना जाएगा कानून के समक्ष। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल और मैं दे देता हूं कि एक जनरल कैटेगरी का नागरिक है और एक एसटी कैटेगरी का नागरिक है, दोनों ने हेलमेट नहीं पहने हैं, तो जो ट्रैफिक हवलदार है वो दोनों के बराबर बराबर चालान बनाएगा। ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी के लिए वो कम पैसों का चालान बना दे और एसटी कैटेगरी के लिए ज्यादा पैसों का चालान बना दे, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके का कोई भेदभाव सरकार के माध्यम से नहीं किया जाएगा, यही यहां पर बोला गया, मतलब अनुसूचित जनजाति को यहां पर संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा कि अर्थात कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी विशेष प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। जैसे अन्य व्यक्तियों को की तुलना में कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है, अब यहां पर ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में यह आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहां पर बात कही गई कि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है, उसके पास खूब पैसा है, उसकी खूब इज्जत भी है, उसकी खूब सामाजिक पहचान भी है, और एक है शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी का व्यक्ति जिनकी सामाजिक रेपुटेशन हो सकता है थोड़ी सी कम हो, ज्यादा भी हो सकती है, मैं अभी एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति है, उन व्यक्ति को एसटी कैटेगरी के व्यक्ति के कंपैरिजन में कुछ स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे, मतलब जितने राइट्स इनको रहेंगे उतने राइट्स इनको भी रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के सामने कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई है आर्टिकल 14 के विधि के समक्ष समता में। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। कोई व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, वही मैंने जो आप लोगों को बताया अभी, आर्थिक संसाधन, कोई व्यक्ति जो है वो उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो सकता है, उसके पास में हो सकता है कि इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, कितना भी ज्यादा हो, चाहे कितना भी उच्च हो, वह देश की कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं हो सकता, देश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वह नहीं जा सकता। भाई ठीक है, आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आप देश के कानून के ऊपर हो जाएंगे, कानून के समक्ष आप बराबर ही हैं, चाहे जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो चाहे अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो। ठीक है, कानून के समक्ष दोनों को बराबर ही माना जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियों को स्पेशल संरक्षण ही दिया गया एक तरीके से। ठीक है, कानून का उल्लंघन होने पर न्यायालय सभी को समान दंड देंगे। ठीक है, इट मींस के इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ द कोर्ट विल पनिश एवरीवन इक्वली, बराबर बराबर दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा अनुसूचित जनजाति के नागरिक को ज्यादा दंड दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा कहता है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से लिया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है हमने ब्रिटेन से एक्सेप्ट किया हुआ है। ब्रिटेन के प्रोफेसर थे प्रोफेसर A.V. डाइसी साहब, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वह था कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि विधि के समक्ष समता होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा। इट मींस के कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ऐसा। तो ये आप लोग इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो अपने कहीं पर, कि जो कॉन्सेप्ट है कौन सा, ये जो हमारा
विधि के समक्ष समता वाला कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन से हमने एक्सेप्ट किया है। और प्रोफेसर एवी डाइसी के कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ से हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, अब अगला जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो है विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहां से लिया हमने? अमेरिका के संविधान से यह प्रेरित है, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। हमने इसको अमेरिका के संविधान से लिए। क्वेश्चन आ सकता है, आए हुए भी पुराने समय में इस तरीके के क्वेश्चंस, है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है और इस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए। आप देखेंगे कि यहाँ इसका अर्थ होता है कि समान परिस्थितियों के नागरिकों के समान व्यवहार किया जाएगा। क्या लिखा है? समान परिस्थितियों के नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो जनरल कैटेगरी के अंदर है, तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार सरकार करेगी, और जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके साथ सरकार एक जैसा व्यवहार करेगी। अगर मान लीजिए परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं तो व्यवहार चेंज हो सकता है, परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं तो व्यवहार चेंज हो सकता है, ताकि जो शोषित है, वंचित है, उसको संरक्षण दिया जा सके। इसका अर्थ यही निकल रहा है, समान परिस्थिति के नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं उनके साथ में एक जैसा व्यवहार। अगर परिस्थितियां बदल जाती हैं तो व्यवहार में चेंज हो सकता है, कमजोर को संरक्षण देने के लिए, वीक को प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशल किया जा सकता है, प्रोटेक्शन व्यक्ति को दिया जा सकता है अगर वो वीक है तो। यही कह रहा है विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अगर यहां पर ये बात हुई है कि जो कमजोर हैं, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो हम इस कैटेगरी के अंदर अनुसूचित जनजाति को रख सकते हैं, और उनके लिए अगर स्पेशल कुछ संरक्षण के प्रावधान किए जाते हैं तो वो हो सकता है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी सरकार को यह अधिकार दे रहा है कुल मिलाकर के कि हमारी सरकार अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए कुछ स्पेशल कर सके, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान यहां पर ऐड हो जाता है ये। ठीक है, तो यहां पर यह कहा गया है कुल मिलाकर के कि सरकार समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, परंतु अगर कोई ऐसा है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, जिसमें हम लोग अनुसूचित जनजाति को रख सकते हैं, अगर उनके संरक्षण के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किया जाएगा तो वो हो सकता है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। ये कहां से लिया है हमने? अमेरिका से इस कॉन्सेप्ट को हमने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 14 के अंदर ही दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकार के द्वारा विशेष रियायतें किस संविधान के अंदर लिखे हुए किस सिद्धांत के अनुसार दिया जा रहा है? तो विधियों के समान संरक्षण से दिया जा रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अकॉर्डिंग उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, हमारे फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है, और वो जनजातियों को प्रोटेक्ट करने वाला है। इसमें लिखा हुआ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 जो है हमारा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि धर्म और अन्य आधारों पर भेदभाव का निषेध। मतलब भारत के अंदर धर्म, जाति, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सरकार इसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं करेगी। सरकार पता चले कि आपसे जाति के आधार पर भेदभाव कर ले कि नहीं भी आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो आप किसी विशेष मंदिर में नहीं जा सकते, स्नान घाट में नहीं जा सकते, भोजनालय में नहीं जा सकते, ऐसा सरकार कोई नियम नहीं बना सकती, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सरकार के द्वारा आप अगर अनुसूचित जनजाति के हैं या किसी भी जाति के हैं या किसी भी धर्म के हैं तो कुछ स्पेशल जगह पर जाने पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई ऐसा नियम सरकार के द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं और अनुसूचित जनजाति से कैसे कनेक्टेड है, कैसे उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उसको भी समझते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले इसमें आर्टिकल 15(1) अनुच्छेद 15(1) राज्य का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सामान्यतः आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। केवल, यहाँ पर केवल शब्द भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य का अर्थ केंद्र सरकार राज्य सरकार से, केवल का बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ यहाँ पर यह है कि केवल आगे जो आधार लिखे गए हैं उनके आधार पर राज्य अर्थात केंद्र सरकार राज्य सरकार आपसे भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, इन 5 आधारों पर भारतीय नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य अर्थात केंद्र सरकार राज्य सरकार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भारतीय नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या शब्द आ गया है, यहाँ पर जाति शब्द आ गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी इसमें एडेड है, ठीक है। तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 5 बेसिस पर, ठीक है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो जाति के आधार पर क्या हो सकता है, अब ये और भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और अगर हम लोग इसको अच्छे से समझें तो राज्य का अर्थ समझ गए आप लोग, केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। जाति के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा, क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो भेदभाव कर लेगी सरकार, ऐसा नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति के हैं तो भी सरकार को समान ही व्यवहार करना पड़ेगा, ये राइट्स हैं अनुसूचित जनजाति को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो इसमें भारतीय नागरिकों को, ये केवल राइट किसको मिला हुआ है, भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, ध्यान रखना, जो अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को ये मिला हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो गाइस, जाति अर्थात जनजाति अगर आपकी कोई भी है उसके आधार पर आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा राज्य के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि अगर हम अनुसूचित जनजाति के हैं तो हमसे कैसा भेदभाव किया जा सकता है राज्य के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा। ऐसा हो सकता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन देने से मना कर दिया जाए, किसी अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने से मना कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति को यह अधिकार देता है कि वह समान अधिकार रखेंगे जनरल कैटेगरी के बराबर, उनको शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है सरकार के द्वारा, ठीक है। अगर किया जाता है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन, और इस बेस पर कहा जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के और याचिका लगाने का अधिकार रखता है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 15(2) क्या कहता है, आर्टिकल 15(2) क्या कहता है, आर्टिकल 15(2) कहता है कि राज्य अर्थात सरकार किसी भी नागरिक से, किसी भी भारतीय से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, अनुसूचित जनजाति आ जाएगा, इसमें लिंग अर्थात महिला, और जन्म स्थान अर्थात कहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ है, या इनमें से किसी एक भी आधार पर निम्न स्थानों पर जाने में सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, मूलवंश अर्थात उसकी रेस, उसका जो गोत्र बोल सकते हैं, या उसका जो प्रजाति है ना, प्रजाति बोल सकते हैं हम लोग, उस आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग अर्थात के स्त्री है या पुरुष के आधार पर, या जन्म कहां पर हुआ है, इनमें से किसी आधार पर निम्न स्थानों पर जाने में सरकार भेदभाव नहीं करेगी। अर्थात इनमें से किसी भी बेस पर सरकार ये रूल नहीं बना सकती है कि भाई अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तो इस स्थान पर नहीं जाएंगे, ऐसा सरकार कोई रूल नहीं बना सकती है। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन है अनुसूचित जनजाति को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दुकान पे जाने में सरकार कोई रूल नहीं बना देगी, ऐसा सरकार कोई रूल नहीं बना सकती है कि भाई ये पर्टिकुलर दुकान है तो इस दुकान के ऊपर जनरल कैटेगरी के लोग जाएंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं जाएंगे, ऐसा कोई रूल सरकार नहीं बना सकती है। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के साथ सरकार कोई भेदभाव नहीं कर पाएगी। अगर होता है तो अनुसूचित जनजाति के नागरिक कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के और याचिका लगा सकते हैं। सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय की अगर आप बात करेंगे तो जैसे कोई भी हम ढाबे पे जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहां पर सरकार के द्वारा कोई एक
रूल नहीं बनाया जा सकता कि नहीं भैया यहाँ पर इस कैटेगरी के लोगों को खाना खिलाया जाएगा, इस कैटेगरी के लोगों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता, सरकार के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इवन अगर हम लोग देखेंगे तो कोई सामान्य व्यक्ति भी, वो अगर सामान्य होटल वाला, प्राइवेट होटल वाला है, वो भी ऐसे रूल्स नहीं बना सकता। अगर वो ऐसे रूल बनाएगा तो आगे चल करके एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, उसमें छुआछूतपूर्ण व्यवहार हो जाएगा ये, तो वहां पर भी वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। उस बेस पर भी वो नागरिक जिसको इस तरीके से प्राइवेट संस्थान के द्वारा भी कहा गया है, तो कहां चला जाएगा? वो जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट याचिका लगा सकता है। तो दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, ठीक है, इट मीन्स के कोई ढाबा वाबा, होटल, कोई भी मनोरंजन का स्थल हो जाएगा, कोई भी एंटरटेनमेंट का प्लेस हो जाएगा। जैसे हम लोग टॉकीज जाते हैं, मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, वहां पर भी ऐसी सरकार के द्वारा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जा सकते। इवन किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा भी कोई ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता है कि नहीं इस कैटेगरी के लोग मूवी देखने आएंगे, इस कैटेगरी के लोगों को मूवी का टिकट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं अनुसूचित जनजाति को कितना ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सार्वजनिक उपयोग हेतु जो कुएं हैं, वहां पर उनका पानी निकालने से मना नहीं किया जा सकता है। स्नान घाट पे नहाने से, जाने से मना नहीं किया जा सकता है। किसी सड़क, तालाब या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल, किसी भी रोड का, किसी भी तालाब का, किसी भी जनरल प्लेस का जो कि आम जन यूज कर रहे हैं, जैसे गार्डन हो गया, वहां पर जाने से सरकार के द्वारा कोई ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता। इवन कोई प्राइवेट संस्थान भी ऐसा कोई रूल नहीं बना सकता है कि नहीं भैया ये सार्वजनिक स्थल है, यहां पर केवल इस कैटेगरी के लोग आएंगे, इस कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हाँ, किसी व्यक्ति का पर्सनल है अगर मान लीजिए गार्डन, तो वो बोल सकता है कि नहीं भैया ये हम लोगों के यूज के लिए है, बाहरी लोगों के यूज के लिए नहीं। अब वो ये बोलेगा कि बाहरी लोगों के यूज के लिए नहीं, ये वो भी नहीं बोल सकता है कि भी नहीं, ये अनुसूचित जनजाति के यूज के लिए नहीं है। वो इस तरीके के शब्द का भी उपयोग नहीं कर सकता है, आर्टिकल 17 का वायलेशन हो जाएगा। आगे चल करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक। तो सार्वजनिक कोई भी स्थल है, कोई भी पब्लिक प्लेस है, कोई भी क्या है, पब्लिक प्लेस है, तो वहां पर गवर्नमेंट कोई रूल्स नहीं बना सकती कि भैया हाँ इस कैटेगरी के लोग आएंगे, इस कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। आर्टिकल 15(2) ये कहता है गाइस, ठीक है। आर्टिकल 15(2) के बाद आर्टिकल 15(3) आता है, लेकिन आर्टिकल 15(3) जो है वो थोड़ा सा अलग आर्टिकल है, वो शेड्यूल ट्राइब से कनेक्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने आर्टिकल सीधा 15(4) पे आ गया हूं। मैं आर्टिकल सीधे 15(4) के अंदर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4), अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4) ये क्या है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 15(1) एंड 15(2) का। अपवाद है यह अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का। सर ये अपवाद क्या होता है? देखिए हमने ये देखा है कि आर्टिकल 15(1) में लिखा हुआ है कि 5 आधारों पर, ऑन द बेसिस ऑफ 5, भारत के किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं होगा। अब वहां पर चाहे जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, उन बेसिस पर भेदभाव नहीं हो सकता है। 15(2) में हमने देखा, अनुच्छेद 15(2) में हमने देखा कि 5 आधारों पर कुछ विशेष जगह पर जाने में सरकार आपसे भेदभाव नहीं कर सकती है, इवन प्राइवेट संस्थान भी आप लोगों से भेदभाव नहीं कर सकते। यही लिखा है, यही देखा है हमने वहां पर। लेकिन ये जो आर्टिकल 15(4) है वो उनका क्या है, अपवाद है। इट मीन्स के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को स्पेशल प्रावधान दिया जा सकता है और उसे हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं मानेंगे। अगर सरकार उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देती है, ये कहती है कि उनको शैक्षणिक संस्थानों में कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसे हम समानता के अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं मानेंगे। भाई आर्टिकल 15(1) 15(2) जो है वो अनुसूचित जनजाति को और बाकी की कैटेगरीज को भी बराबर बराबर अधिकार देता है, लेकिन हमने पढ़ा उसको अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में है, ठीक है। तो बाकी की कैटेगरीज
जो है उनको भी उतने ही अधिकार है जितना अनुसूचित जनजाति को, ऐसा बोला गया आर्टिकल 15(1) और 15(2) में। लेकिन आर्टिकल 15(4) ये बोलता है कि अगर अनुसूचित जनजाति को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो उसमें आर्टिकल 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं होगा, वायलेशन नहीं होगा। वहां पर जनरल कैटेगरी को जो राइट्स मिले हुए हैं आर्टिकल 15(1) और 15(2) में, उनका वायलेशन नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, तो राज्य निम्न से संबंधित विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। किससे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं? जैसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक, इट मींस के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स, जिनको हम लोग ओबीसी कहते हैं, सरकार उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए भी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सरकार स्पेशल प्रावधान कर सकती है। उसे जनरल कैटेगरी वाले ये नहीं मानेंगे कि ये इनके लिए स्पेशल प्रावधान क्यों कर दिया गया। तो सोच लीजिए यहाँ पर स्पेशल प्रावधान करने की बात हुई है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे स्पेशल प्रावधान किए गए। जैसे मान लीजिए कोई शैक्षणिक संस्थान है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, किसी शैक्षणिक संस्थान में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल आरक्षण कर दिया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के अनुसार जनरल कैटेगरी के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा है, ऐसा ही लिखा हुआ यहाँ पर है ना। अब देखेंगे कि इस उपबंध ने राज्यों को अर्थात के केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संबंधित करने अधिकार दे दिए हैं। तो इसीलिए क्या हो गया है, आर्टिकल 15(4) के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अनुसूचित जनजातियों को स्पेशल आरक्षण दिया गया है, उसे समानता के अधिकार का उल्लंघन हमारे यहाँ पर नहीं माना गया। तो ये स्पेशल प्रोविजन हो गया शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और आर्टिकल 15(5) जो है वो ये भी कहता है कि राज्य अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार निजी शैक्षणिक संस्थानों में अर्थात प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेंगे। तो सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी विशेष प्रावधान किया हुआ है। जो भी प्राइवेट स्कूल्स है वहां पर भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर जो बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हुए कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट की मुख्य धारा में अभी नहीं है, अर्थात जिनको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनके एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए। ना केवल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बल्कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी उनके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। और ये कहता है आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, 15(2) क्या कहता है, 15(4) क्या कहता है, 15(5) क्या कहता है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजातियों को, शेड्यूल ट्राइब्स को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रोविजंस हुए हैं, आर्टिकल 15(4). प्राइवेट संस्थानों में, निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 15(5). ठीक है, ऐसा। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आर्टिकल 15। लेकिन अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग किसी भी आर्टिकल को देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से उसको समझ रहे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग आर्टिकल जो हमारा 16 है उसको देखेंगे। सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स हम लोग सारे आर्टिकल्स को समझेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में पुनः मैं आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।